जय हिंद दोस्तों, मैं यशपाल मेहरा क्लास में आपका स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंग्लिश लिटरेचर। यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो और सेट की तैयारी कर रहे हो, एमपी सेट की, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि टारगेट बैच लेके आ रहे हैं हम लोग, और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर आपके सामने 9200925830 ये नंबर है। इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं हमारे और ये नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, आप देख लेंगे। अभी आपको ऑफर में मिल सकता है 1000 रुपीज का, 1000 ओनली, यानी कि वैसे तो 1200 प्राइस है, लेकिन अभी ऑफर के थ्रू आपको यहां 1000 पे करके मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और 5000 MCQs मिलेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। तो आप लोग एनरोल कर सकते हो और आप अपने सीट बुक कर सकते हो, और इससे काफी फायदा होने वाला है आपको, ये डेफिनेट है। आप मतलब कोर्स लेने के बाद मैं एश्योर कर रहा हूं कि आप पछताओगे नहीं, आप थैंकफुल होंगे, मुझे बोलेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें ये चीज बताई, और आपको डेफिनेटली ये फायदा मिलने वाला है। आप खुद भी तैयारी कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन एक्स्ट्रा हेल्प हो जाती हो। एक स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, गाइडेंस मिलती है, और हम तरीके से, बेहतर तरीके से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो आपको पता है एमपी सेट 2024 में आया, अब पता नहीं 2026 या 27 में आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका है आप लोगों के लिए, तो ये मिस ना हो, इसलिए आप लोग एनरोल कर सकते हो। क्लियर? बहुत कम कॉस्ट है, 1000 रुपीज, फिर बता रहा हूं, बहुत ही कम कॉस्ट है आप लोगों के लिए, जिस हिसाब से आप एग्जाम देने जा रहे हो। अब आते हैं आज हम क्या करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 एजेस पढ़ लिए। अभी आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा मेरा पिछले वाला, 3 एजेस, जिसमें हमने एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन्स और एज ऑफ चौसर, ये 3 एजेस हमने पढ़ लिए है। और आज हम बात कर रहे हैं चौथी एजेस की, किसकी? द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। ध्यान देंगे, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। अभी मैं बता दूं, ये जो मैं कोर्स लेके आ रहा हूं, आज एलिजाबेथ की बात भी करेंगे, आज रिवाइवल ऑफ लर्निंग की बात भी करेंगे। मैं थोड़ा थ्रोली आपको बता रहा हूं, यानी कि जो मेन चीजें उनको बता रहा हूं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हीं को, और मैं आपको साथ में बताता भी चलूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यदि आप स्ट्रक्चर चाहते हो, हर चीज बढ़िया तरीके से चाहते हो, तो आप कोर्स एनरोल कर सकते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप YouTube पे भी आपको मदद मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि यहां नहीं मिलेगी। आप यदि YouTube पे हमारे रेगुलर वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपको 10 से 15 नंबर बढ़ोतरी होते हुए दिखेंगे, लेकिन आप भी कोर्स में एनरोल करते हो तो हो सकता है आपके ज्यादा बढ़ सके। चलिए तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। ये देखिए, चौसर की जब एज खत्म हो गई, यानी कि डेथ हो जाती है चौसर की, कब? 1400 में। उन्होंने कैंटरबरी टेल कंप्लीट किया, कर लिया था अपना, लेकिन वो अनकंप्लीट वर्क माना जाता है उनका, लेकिन सबसे फेमस वर्क है, उसी के लिए चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। आपको पता था 24 उन्होंने 120 टेल्स लिखनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरी नहीं कर पाए और 24 ही लिख पाए। अब जब चौसर की डेथ हो जाती है, उसके बाद ऐसा कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं आया हमारे सामने जिसकी वजह से उस एज में बहुत बड़ा काम हुआ हो, लेकिन उस एज को रिवाइवल बोला क्या है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं हुआ, एज ऑफ बैरन भी बोला गया, यानी कि बंजर एज रही, कोई ज्यादा बड़े काम नहीं हुए। और इसमें जो राइटर, मेन राइटर आया, वो ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब देखो 100 ईयर बार चल रहा था चौसर के टाइम भी, 1337 में क्या हुआ था शुरू, 100 ईयर बार शुरू हुआ था, तो उसके बाद सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो गई, मतलब कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स ज्यादा हो गए। और आपको पता है 1348 में ब्लैक डेथ हुई थी, तो ब्लैक डेथ के दौरान भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारा मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आए, सोशल क्राइसिस और बहुत सारी चीजें आई। उसके बाद पीजेंट रिवॉल्ट हुआ 1381 में, ये भी ध्यान रखेंगे आप, और उसके बाद वॉर ऑफ रोजेस हुआ। ये इस दौरान की मेन घटनाएं हैं 4, जो आपको याद रखनी है। इनमें से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं आज के पहले राइटर की, सर थॉमस मोर। ध्यान देंगे, सर थॉमस मोर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है इस टाइम पीरियड के। थॉमस मोर ऐसे राइटर है जिन्होंने ज्यादातर नेचर, यानी कि रोमांटिज्म के, लेकिन यहां उस टाइम एज नहीं थी, लेकिन ज्यादातर नेचर के रिलेटेड इन्होंने बातें लिखी, और ज्यादातर उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को कॉपी पे यानी कि पेपर पे उतारने की कोशिश की। इन्होंने एक वर्क लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, यूटोपिया। क्या नाम है वर्क का? यूटोपिया, जिसको इन्होंने पब्लिश किया था
16 में, ध्यान देंगे 1516 में ये पब्लिश हुआ था वर्क। फिर बता रहा हूं यूटोपिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। 1516 में इसको पब्लिश किया गया था और इसके दूसरे जो ट्रांसलेशन हुए वो हुआ था 1550। ये इनमें इटली और फ्रेंच में, ध्यान देंगे इटली और फ्रेंच में इनके ट्रांसलेशन हुए और इटली में। और यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जिसका ट्रांसलेशन हुआ था वो हुआ था 1551 में, ध्यान देंगे 1551 में इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था। यह क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है आप लोगों को कि यूटोपिया का ये जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन, ओरिजिनल किस में लिखी गई थी, तो ओरिजिनल लैटिन में लिखी गई थी। किसमें? लैटिन में लिखी गई थी। और उसके बाद ट्रांसलेशन हुआ 50 पे, फ्रेंच में और इटली पे, और उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ 51 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार सेट में पूछा गया है, तो ये याद रखेंगे सभी लोग। आगे बात करते हैं, और इसमें बात किसके बारे में थी? एक आइडियल सोसाइटी कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए। उन्होंने एक अपने एज्यूम को या अपनी परिकल्पना को मतलब कागज में उतारा था, इस वर्क में उतारा था यूटोपिया पे, यानी कि हमारा समाज किस तरह को, वहां के रूल रेगुलेशन कैसे हो, वहां किस तरह के घर हो, वहां का किस तरह की जो कॉलोनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा हो, ये सारी चीजें, खाद्य व्यवस्था कैसी रहे, वहां की सरकार कैसी हो, सारी चीजें इस वर्क के मतलब इसमें बताने की कोशिश की है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है यूटोपिया। अब बात करते हैं दूसरे, विलियम टिंडले। विलियम टिंडले की बात करें तो इनका 1494 यानी कि 1494 में जन्म हुआ था और 1536 में मर गए थे। इनकी क्रोनोलॉजी भी याद रखना, जैसे कि आप थॉमस मोर 35 में मारे गए थे, 35 में इनको क्या किया था? फांसी दे गई थी हेनरी 8 के द्वारा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद टिंडले की बात करें तो टिंडले का जो वर्क है इंपॉर्टेंट वो है टिंडले बाइबल, टिंडलेज बाइबल, ठीक है। ये आया था 1526 में और इसका जो मतलब ये था फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, इनकी बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, जिसको यहां याद रखेंगे, फिर बता रहा हूं, टिंडलेज बाइबल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? दोनों राइटर आपको पता होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी भी इनकी पता होनी चाहिए, कौन सा वर्क पहले आया कौन सा बाद में आया, ये भी पेपर में आ सकता है। इनके मैंने ईयर बता दिए, ये भी आपको पता होनी चाहिए। लिखते चले, कॉपी पेन लेके चले, स्क्रीनशॉट ले लिया करें या कॉपी पेन सबसे बेस्ट है। कॉपी पेन अपने पास रखें जब भी आप वीडियो देखें। अगला पॉइंट है, देखो अगला है थॉमस वॉट, सर थॉमस वॉट, सर थॉमस वॉट। यदि इनकी बात करें तो इनके भी ज्यादा वर्क तो नहीं है, लेकिन इन्होंने इंग्लिश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। थॉमस वॉट ने, इन्होंने सोनेट दिया है इंग्लिश को। क्या दिया है? सोनेट, है ना। क्या दिया है इन्होंने? इंग्लिश के लिए सोनेट दिया है, जो आगे चल के बहुत सारे लोगों ने यूज किया, जैसे हमारे मिल्टन हो गए, इन्होंने सोनेट्स को यूज किया। और यदि आप बात करें आगे हेनरी हॉवर्ड की, या इनको दूसरे नाम से जाना जाता है अर्ल ऑफ सरे, क्वेश्चन आ सकता है अर्ल ऑफ सरे को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, या हेनरी हॉवर्ड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? क्लियर? तो यहां इन्होंने भी कई तरह के वर्क लिखे, तो लेकिन मेन काम इनका रहा जो ब्लैंक वर्स दिया इन्होंने। क्या दिया? ब्लैंक वर्स, जो शेक्सपियर, मार्लोव, इन्होंने आगे अपनी ट्रेजेडी में यूज किया। ध्यान देंगे क्या किया? ब्लैंक वर्स। तो ये दोनों याद रखेंगे, थॉमस वॉट और अर्ल ऑफ सरे। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप देख सकते हो कि इन्होंने एक ने सोनेट दिया, पेट्रा सोनेट को मतलब उसको चेंजेस करके उसको चेंज किया, और उसके बाद हेनरी ने, अर्ल ऑफ सरे ने, यानी कि इन्होंने ब्लैंक वर्स दिया। यहां तक बात क्लियर? दोनों का आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनेट, इंग्लिश सोनेट किसने दी, और आप याद रखना ब्लैंक वर्स किसने दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे चले तो आगे हमारे पास ये तो बस यही थे जो हमारे एज ऑफ रिवाइवल के मतलब मेन दिग्गज राइटर है, और बाकी कुछ काम ऐसा खास हुआ नहीं। आप वॉर ऑफ रोजेस हुई, वॉर ऑफ रोजेस में आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था, 1855 में स्टार्ट हुआ, सॉरी 18 नहीं है, ध्यान देंगे 18 नहीं है, यहां वॉर ऑफ 1555 में स्टार्ट हुआ था, और 1455 में, और 1485 तक ये वॉर ऑफ रोजेस लगभग चला था। 85 है ये टाइम पीरियड है वॉर ऑफ रोजेस का, ठीक है। अब
आगे बढ़ते हैं, ये आ सकता है क्वेश्चन वॉर ऑफ रोजेस का। तो यहां देखिए अब आते हैं ट्यूडर डायनेस्टी। ट्यूडर डायनेस्टी की बात करें तो ये आता है एलिजाबेथ, इसी डायनेस्टी से आती है और कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए मैं आप हिस्ट्री क्यों बता रहा हूं, आप बोलेंगे हिस्ट्री क्यों बता रहे हैं सर, आपको लिटरेचर बताओ, लेकिन हिस्ट्री तभी हम मतलब लिटरेचर तभी जान सकते हैं जब हिस्ट्री पता होगी। हम चाहे आर्ट की बात करें, चाहे लिटरेचर की बात करें, चाहे वहां के और चीज की बात करें, वहां की राजनीति पहले पता होनी चाहिए, तभी हम उसका मतलब बेस राजनीति है, तभी हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं। तो पहले हम हल्का सा 1 मिनट इसके हिस्ट्री को नजर डाल लेते हैं, क्या क्या इस टाइम रहा। तो इसको ट्यूडर डायनेस्टी बोला गया और ये हेनरी 7 ने ट्यूडर डायनेस्टी की स्थापना की थी। फाउंडर यदि पूछा जाए कि ट्यूडर डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो हेनरी 7 हमें देखने को मिलते हैं ट्यूडर डायनेस्टी के फाउंडर। क्लियर। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने जीता था बैटल ऑफ रोजेस, जैसे कि मैंने अभी बात की थी वॉर ऑफ रोजेस, ये इन्होंने जीता था। अब इन्होंने ट्यूडर डायनेस्टी की प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, कई सालों तक इन्होंने उसको राज किया इस पे। उसके बाद यदि बात करूं 1509 और ये 1547 तक, ये हेनरी 8th का टाइम पीरियड रहा। किसका? हेनरी 8th का टाइम पीरियड रहा। ये हेनरी 7th के बेटे थे, हेनरी 8th, और उसके बाद ये भी काफी फेमस हुए। फेमस ये भी इस वजह से भी थे कि इन्होंने 6 शादियां की थी। इन्होंने 6 शादियां की थी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लोग एक संभालना मुश्किल होता है, इन्होंने 6 शादियां की, इनके लिए सैल्यूट है। अब देखिए इन्होंने कई तरह के रिफॉर्म भी किए, रिफॉर्मेशन भी किया, और इन्होंने आगे चर्च जो आप ये देख सकते हो चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की। चर्च ऑफ इंग्लैंड के फाउंडर इन्हीं को कहा जाता है, हेनरी 8th को। और बाकी आप समझ ही रखते हो, कैथोलिक चर्च को ज्यादा मानते थे इनको, रोमन कैथोलिक चर्च को। और इन्हीं के आगे जब इनकी डेथ हो जाती है, इन्होंने ही फांसी दी थी किसको, आप बताएं, मैं थोड़ी देर पहले बताया, जिन्होंने यूटोपिया लिखा। किसने लिखा? सर थॉमस मोर, इन्होंने यूटोपिया लिखा, इनको फांसी दी गई थी। पहले इन्हीं के राज्य में वो काम करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने किसी चीज का विरोध किया था, शादी को लेके, कैथरीन से शादी हो रही थी तो इसका विरोध किया था इन्होंने। तो इन्हीं ने हेनरी 8th ने उनको फांसी की सजा सुना दी कि चल मेरे को जो करना है वो करना है, तुम निकल ले। अब आगे बात करते हैं हम लोग एडवर्ड 6 की। एडवर्ड 6 आते हैं। एडवर्ड 6 किसके? हेनरी के बेटे थे, ओनली। तो हेनरी 6 देखो लिखा भी है ओनली सन। हेनरी 8th के एक ही बेटा था, एक बेटी थी, आगे एलिजाबेथ भी उन्हीं की बेटी थी। तो हेनरी 8th राजा बनते हैं और कुछ ही सालों तक वो राजा रह पाते हैं, और उसके बाद ये चले जाते हैं। जैसे 5 साल इनका राज्य चलता है, 53 से 58 तक लगभग। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे आती है इनकी बहन, इनकी बहन मैरी। मैरी का जो टाइम पीरियड रहा वो इसी टाइम मैरी रही। एडवर्ड 6 हाफ सिस्टर, ठीक है, मैरी 1 बोला गया इनको, और इन्हीं को ही नाम जाना जाता है ब्लडी मैरी के नाम से। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ब्लडी मैरी किसको कहा जाता था, तो जो मैरी 1 थी, मैरी फर्स्ट थी, उन्हीं को ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ज्यादा। ये क्या करती थी कि जो कैथोलिक नहीं होते थे या कैथोलिक को नहीं मानते थे, उनको ये प्रताड़ित करती थी, दंडित करती थी और बहुत सारा हारसमेंट करती थी, इसलिए उनको ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद एलिजाबेथ आती है, ब्लडी मैरी के बाद एलिजाबेथ फर्स्ट। ये इनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा और बहुत अच्छी क्वीन ये मानी जाती है। 15 ध्यान देंगे 1558 में इन्होंने राज्य को संभाला, और कब तक रही? 1603 तक इन्होंने राज्य को संभाले रखा। इनकी शादी वगैरह नहीं हुई थी, अकेली दमदारी से इन्होंने राज किया, और बहुत अच्छा इन्होंने इंग्लैंड को आगे ले गई, काफी तरह से रिफॉर्म किए, काफी तरह से चेंजेस उस टाइम हुए। इस एज को बोला जाता है गोल्डन एज। लिटरेचर की हो, सोशल रिफॉर्मेशन की हो, या फिर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की हो, तो ये सारी चीजों का यहां क्या बोला जाता है, इसको गोल्डन एज माना जाता है। तो विक्टोरिया का बहुत बड़ा हाथ है इंग्लैंड को आज यहां तक पहुंचाने में, या स्टैब्लिश करने में, या आगे ग्रो करने में। ये थी एलिजाबेथ फर्स्ट, ध्यान रखेंगे, इनके बारे में आप डिटेल में जानेंगे, बाकी तो नहीं वो थे। तो लास्ट ट्यूडर मोनार्क है ये, लास्ट। इनके बाद ट्यूडर डायनेस्टी खत्म हो जाती है, यानी कि 1603 में जब इनकी डेथ हो गई। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
ये बेटी किसकी थी, ध्यान देखिए, ये एने वॉयलेन की बेटी थी, ध्यान देंगे, एने वॉयलेन और हेनरी 8 की बेटी थी, कौन, एलिजाबेथ। और जो कैथरीन की और हेनरी 8 की बेटी थी वो थी ब्लडी मैरी। ये लिखा भी होगा कहीं यदि मैं बात करूं, हाँ, कैथरीन और हेनरी 8 की बेटी थी, कौन सी, ब्लडी मैरी, यानी कि ये मैरी 1। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई, ट्यूडर डायनेस्टी क्लियर हुआ। ये आपके यदि एग्जाम भी है, एमए वगैरह में एग्जाम होता है और आपके सिलेबस में निश्चित है होगा ही होगा, तो आप यहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है एक, क्लियर। तो यहां से कुछ फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं और या आपको लिखने का हो जाता है। एलिजाबेथ डेथ, इनकी डेथ हो जाती है 1603 में, आपको पता ही है, और उसके बाद कोई आगे बारिश नहीं होता है, तो इनको किनको बुलाया जाता है, जेम्स 16 को बुलाया जाता है स्कॉटलैंड से। किसको बुलाया जाता है, जेम्स 16 को बुलाया जाता है, और उनका नाम रखा गया जेम्स 1 इंग्लैंड में। ध्यान देंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेम्स 6 को जेम्स फर्स्ट बनाया गया, इसी को बोला गया जैकोबियन पीरियड। क्या, जैकोबियन पीरियड, यानी कि 1603 से स्टार्ट होता है और आगे हमारा 1624 तक लगभग ये जैकोबियन पीरियड हमारा चलता है। तो ये याद रखेंगे, जैकोबियन पीरियड इसलिए बोला गया कि जे से आप याद रखना, जेम्स जैकोबियन, यहां से याद हो गया होगा, क्लियर। तो ये सारी बातें थी हिस्ट्री की। अब आते हम लिटरेचर पे और बात करते आगे। अब बात करें यदि एलिजाबेथ की, तो मैंने ऊपर लिख ही रखा है और आपको याद ही हो गया होगा कि इनका 1558 से 1603 तक ये काम, मतलब कार्यकाल चला, रानी रही है इंग्लैंड की, और इन्होंने कई तरह के काम किए और कई तरह के काम किए। तो इनके मैं बता दूं, एलिजाबेथ वैसे राइटर भी थी, इनके 2-3 वर्क भी है ना, इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे हम, इनके वर्क भी समझाएंगे। 1552 में यानी कि 1552 में ये इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, और 1599 में इनकी डेथ हुई थी। किसकी, एडमंड स्पेंसर। बहुत बड़े पोइट है, किसके टाइम के, एलिजाबेथ टाइम के, और ये स्टार्टिंग पोइट माने जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है वो है द फेरी क्वीन। ध्यान देंगे, द फेरी क्वीन, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। 2 पार्ट में इसको लॉन्च किया गया, लाया गया था। पहला जो पार्ट था इसका वो 1590 में यानी कि 1590 में पब्लिश हुआ था। ये एपिक पोइम है, याद रखेंगे, एपिक पोइम है, स्पेंसर की एपिक पोइम है ये। और इसमें बहुत बढ़िया तारीफ भी की थी एलिजाबेथ ने, और इसमें कई तरह की बातें इसमें कही गई है। इनके बाद इनको एम्ब्रोथ्री, ध्यान देंगे, एम्ब्रोथ्री भी इनकी पोइम रही है। एम्ब्रोथ्री लिखा उन्होंने, है ना, ए सोनेट साइकिल दिया, एपिथेल्मिया दिया, और एक मैरिज ओड दिया, ये इनके प्रोथेल्मिया हैं, और मदर हावर्ड्स टेल है, ये इन्होंने सब काम दिए, है ना। एक एस्ट्रोफेल है। अब आते हैं हम बात करें इनकी, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इनका है द फेरी क्वीन, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक एपिथेल्मिया, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ये आप चाहे पढ़ लेना इस वर्क को डिटेल में, क्लियर हुआ। आगे सर फिलिप सिडनी की बात करें तो फिलिप सिडनी की जो जन्म हुआ था वो 1554 में यानी कि 54 में, और 86 में इनकी डेथ होगी। ज्यादा लंबा इनका करियर नहीं रहा, जल्दी ही एक्सपायर हो गए, जल्दी ही मर गए। और सिडनी वॉज एन इन्फ्लुएंशियल पोइट एंड क्रिटिक, एक क्रिटिक भी रहे सिडनी, है ना, बहुत बड़े क्रिटिक थे। इन्होंने लिखा था, देखो, फेमस एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये इनका वर्क है। और सोनेट सीक्वेंस भी दिया इन्होंने। डिफेंस ऑफ पोइजी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आप लोग पढ़ लेना, डिफेंस ऑफ पोइजी ये इंपॉर्टेंट है, ये इनका लिटरेरी वर्क है, डिफेंस ऑफ पोइजी, ध्यान देंगे। और उसके बाद इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में तो मैंने बता ही दिया, ये बहुत सारा काफी बड़ा योगदान है इनका। तो ये दोनों याद हुए, एडमंड स्पेंसर और फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर एंड फिलिप सिडनी। ये इनका याद रखना, डेट ऑफ बर्थ 52 में हुआ था, 1552, और इनका 54, 2 साल का अंतर था इन दोनों में। तो लगभग एक इक्वल एज के हैं, ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए इनकी क्रोनोलॉजी ज्यादातर पूछी जाती है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, कई बार आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं केवल मेन राइटर को लेके आया हूं और उनके मेन वर्क। आगे बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की। क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो देखिए, बहुत बड़ा ये चेहरा है एलिजाबेथ पीरियड का, बहुत बड़े राइटर है ये। शेक्सपियर के काफी अच्छे दोस्त भी रहे हैं और साथ में यूनिवर्सिटी बिट्स भी रहे हैं। इनके बहुत सारे वर्क भी है, बहुत फेमस। ये इनको मानने को इनके बोलते हैं कि फादर ऑफ ट्रेजेडी, फादर ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी ज्यादा लिखते थे, ट्रेजेडी इन्होंने ज्यादा लिखी है।
और इनकी पहली ट्रेजेडी आपको पता ही है, डॉक्टर फॉस्टेस है और टम्बरलिन है। टम्बरलिन, ये देखो यहां लिखा है टम्बरलिन, ठीक है। जियो ऑफ माल्टा भी है, और बाकी इनके 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, तीनों ही ऐसे वर्क है जो आपको पढ़ने हैं। डॉक्टर फॉस्टेस, इसमें से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, और उसके बाद है टम्बरलिन और ये जियो ऑफ माल्टा। ये तीनों वर्क आप पढ़ लेना, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन कौन से करेक्टर है, क्या इसमें थीम है, और ये वर्क क्यों कब लिखा गया है। क्लियर? तो इनकी एज याद रखना है, 64 में जन्म हुआ, शेक्सपियर के साथ के हैं। मैंने इसीलिए ज्यादातर दोनों दो साथ में लिए हैं जो एक ही एज के हैं, तो आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है तो आपको ये इजीली बन जाएगा। तो विलियम शेक्सपियर की बात करें तो इनको कौन नहीं जानता है, मुझे लग रहा है जो इंग्लिश लिटरेचर से है भी नहीं वो लोग भी शेक्सपियर को जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? सबने सुना इनके बारे में, एक ना एक वर्क आपकी बुक में पक्का आपने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कभी ना कभी तो जरूर पढ़ा होगा। तो विलियम शेक्सपियर की बात करें तो इनका जन्म भाई जो डेट इनकी बर्थ की है, यानी कि जन्म किया वही डेट मतलब डेथ की है, यानी कि जो डे है, यानी कि ये इनका जन्म हुआ था कब, 23 अप्रैल को, और इनकी डेथ भी 23 अप्रैल को ही हुई। तो दोनों सेम हैं, लेकिन जन्म हुआ था आपको पता है 64 में और मृत्यु हुई थी 1616 में। क्लियर हुआ? तो इतना ये याद रखेंगे आप लोग, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे, जैसे आप लोग देख सकते हो हैमलेट, ये भी ट्रेजेडी माना जाता है इसको। रोमियो एंड जूलियट, ये एक प्रेम कथा है दो लोगों की, रोमियो और जूलियट की। और उसके बाद मिड समर नाइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। आप यहाँ मिड नाइट समर नाइट ड्रीम, मैकबेथ और बहुत सारे और भी वर्क है इनके, इनको आप लोग याद रखना। जूलियस सीजर है ना, एंटिनो एंड लियोपेट्रा है, और बहुत सारे वर्क है जिनको हम डिटेल में अभी बताएंगे। शेक्सपियर को आज डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी लोगों को आप मैंने हल्का हल्का बता रहा हूं, उनके इंपॉर्टेंट वर्क बता रहा हूं जो आपको पढ़ने हैं, लिख लेना कॉपी पे, जिनसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। जॉन लिली की बात करें, जॉन लिली का जन्म 1554 में हुआ था, 1606 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि एलिजाबेथ के 3 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी। यदि बात करें हम लिली की, तो लिली भी यूनिवर्सिटी बिट्स रहे हैं और काफी बड़ा नाम है लिली का भी। एंटोनी ऑफ, इन्होंने लिखा है एनाटोमी ऑफ बिट एंड यूफिसिस, ये, और इन्होंने एक टर्म भी दिया यूफिज्म, ये लिखा है, हाँ यूफिज्म, ये इन्होंने टर्म दिया था, ये याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यूफिज्म किसने दिया था? तो आप जॉन लिली ने दिया था। क्लियर हुआ? उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन की बात करें, ये ग्रीन साहब, इनका भी डेथ जल्दी ही हो गई, जल्दी तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी जल्दी ही मान सकते हैं। 58 में जन्म हुआ 1958 में, और 1500 लगभग 92 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि जब विक्टोरिया रानी कहाँ बैठी थी, सिंहासन पे बैठी थी, रानी बनी थी, तब जन्म हुआ था, और 92 में ही मर गई। यानी कि इससे ज्यादा तो विक्टोरिया ने शासन कर लिया इनकी, जितना इनका पूरा जीवन काल रहा उससे ज्यादा तो विक्टोरियन का शासन काल रहा। बहुत बढ़िया, बड़ी बात है। तो ज्यादा लंबे नहीं जी पाए, और इनके इस कारण रहा कि ये ज्यादा ड्रंक करते थे और ज्यादा नेगेटिव ज्यादा सोचते थे और जल्दी सक्सेस होना पाना चाहते थे। ये पैम्पलेट्स ज्यादा लिखते थे, और इन्होंने कई वर्क, ज्यादातर लोगों के वर्क को क्रिटिसाइज ही करते थे, और ये अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानते थे भी और मानते भी थे। लेकिन इनका कोई भी वर्क सफल नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने अलग अलग फील्ड में हाथ आजमाया। ज्यादातर लोग थे, जैसे मार्लोव थे उस समय के, या लिली थे उस समय के, या शेक्सपियर उस समय के थे, बेन जॉनसन उस समय थे, ये लोग एक ही थीम में काम करते थे, ज्यादातर एक ही थीम में उस 4-5 साल एक ही थीम पे काम करते थे, इसलिए उनको सफलता मिलती गई। लेकिन इनको ऐसा सफलता इतनी ज्यादा नहीं मिली, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए थोड़ा सा वो थे। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है फ्रायर बैकोन एंड फ्रायर बंगे, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है जो काफी नोटेबल वर्क है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? ये पॉपुलर ड्रामा है इनका। और उसके बाद इन्होंने शेक्सपियर को एक वर्ड कहा था, अपकमिंग करो, अब स्टार्ट करो। अब स्टार्ट करो मतलब वैसे ही है अभी तो, मतलब क्योंकि शेक्सपियर क्या थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही स्टार्टिंग है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा उन्होंने इसके बारे में कहा था।
ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन आगे वाले राइटर ने, आने वाले राइटर्स ने उनके बारे में बोला था कि ये ग्रीन ने मेंशन नहीं किया था कि मैं शेक्सपियर के लिए बोल रहा हूं, लेकिन ऐसे ही उन्होंने अपने वर्क में लिख दिया था कि हिज अपस्टार्ट्स ग्रो। तो ये माना जाता है, आगे जो उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने जो आगे के राइटर्स थे उन्होंने बोला कि ये बात किसके लिए, शेक्सपियर के लिए कही थी उन्होंने। आगे चलते हैं, जॉर्ज चैपमैन की बात करते हैं। 1559 में इनका जन्म हुआ था और 1634 में इनकी डेथ हो जाती है। ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क ट्रांसलेट किया था, इलियड एंड ओडिसी, होमर का वर्क है ये, इलियड एंड ओडिसी, ये ट्रांसलेट किया था चैपमैन ने। और इन्होंने एक और चीज वो लिखा था, क्या लिखा था, वुसीडा एम्बोसिस, ये इन्होंने वो लिखा था, और ये क्लासिकल आइडिया से इन्फ्लुएंस थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी जॉर्ज चैपमैन ने और भी कई काम लिखे, आप डिटेल में जा सकते हैं। जॉन डन की बात करते हैं। जॉन डन ये मेटाफिजिकल पोइट है, और इन्होंने मेटाफिजिकल, आप समझ रहे हो मेटाफिजिकल वर्ड मतलब यानी कि यहां की चीजें नहीं लिखनी है, थोड़ा सा बाहर की इमेजिनेशन, ज्यादातर जैसे बात कर सकते हैं हम लोग, मेटाफिजिकल मतलब जो यहां से नहीं हो, रियल नहीं हो, उस तरह की चीजें इन्होंने ज्यादा लिखने का जोर दिया था। 72 में इनका जन्म हुआ था, बेन जॉनसन के साथ के, बेन जॉनसन और इनका जन्म एक ही साल हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनको बेन जॉनसन से जोड़ के रखेंगे क्योंकि दोनों बड़े राइटर हैं। 1572 में इनका जन्म हुआ और 1631 में इनकी मृत्यु हो गई। 31 में आप लोगों को इसको ये जोड़ सकते हैं, किसको, ये तो बेन जॉनसन साहब से जोड़ दिया उन्होंने। अब ये 1300 भी डेट एक इंपॉर्टेंट राइटर का जन्म की है, कौन, जॉन ड्रेडन, जिनको फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहा जाता है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म 1631 में हुआ था। तो ये भी एलिजाबेथ पीरियड के काफी नोन पोइट है, मेटाफिजिकल पोइट, फादर ऑफ मेटाफिजिकल, मतलब जो ग्रुप बनाया था उनके बोला जाता है। हर्बल थे, है ना, क्रेशस थे, बहुत सारे राइटर थे। आगे बात करते थॉमस नास की। 1567 में इनका जन्म हुआ था, और आगे यदि डेथ की बात करें तो 1601 में इनका डेथ हो गई थी। नास वाज प्ले राइट, ये प्ले राइट थे एंड हिस्टोरिकल नोन फॉर द, इन्होंने अनफॉर्चुनेटली ट्रेवल लिखा था, क्या लिखा था, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये इन्होंने वर्क लिखा था, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, और ये ज्यादातर पैम्पलेट्स लिखते थे, आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा। उसके बाद बात करते बेन जॉनसन की। अभी बात की मैंने थोड़ी देर पहले ही कि 1572 में इनका जन्म हुआ था और 1637 में इनकी डेथ हो गई थी, 37 में डेथ हो गई थी, क्लियर हुआ। 37 में एक और वर्क आया था, आपको पता है, लिसिडस, किसका, मिल्टन का, तो आप उनसे जोड़ सकते हैं। देखो चीजों को एक दूसरे से जोड़ा करो, सन्स वगैरह तो याद रहते हैं, अदरवाइज रटोगे आप, क्रैम करोगे तो वो याद नहीं रहते हैं। इसलिए एक घटना को दूसरी से डॉट कनेक्टिविटी बोलते हैं इसको, और डॉट कनेक्टिविटी से याद रहता है। अच्छा उस टाइम ये हुआ था, तो उस टाइम ये हुआ था, ये सन में, अच्छा वो सन में, तो आपको ध्यान रहती है सारी चीजें, तो आपको कनेक्ट करना है, डॉट्स कनेक्ट करने हैं। तो ये तभी हो पाएंगे जब आप ओवरऑल चीजों को जानकारी रखते होंगे, तभी। आगे बात करते हैं, देखिए बेन जॉनसन ये शेक्सपियर के काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। माना जाता है कि जब शेक्सपियर की डेथ हुई थी तो उन्हीं के साथ थे, उस दिन पार्टी कर रहे थे, और शायद शेक्सपियर की जो डेथ है, ऐसा माना जाता है, पक्का नहीं है, कि इनके साथ दारू मतलब वाइन पी रहे थे और उसके बाद शायद ओवर हो गया था तो उनकी डेथ हो जाती है। इनका इंपॉर्टेंट वर्क आपको पता है, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये इनका वर्क है। और उसके बाद है अल्केमिस्ट, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, और भी बहुत सारे वर्क है इनके, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मैकफ्लेक्नोई इनका वर्क है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, यदि बात करें हम आगे थॉमस किड की, ध्यान देंगे, थॉमस किड की बात करें तो 1558 में इनका जन्म हुआ और 94 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो स्पेनिश ट्रेजेडी है, क्या है, द स्पेनिश ट्रेजेडी, और इसी का नाम आगे चल के रिवेंज ट्रेजेडी पड़ा, वो याद रखेंगे आप लोग। देखो यहां लिखा भी है रिवेंज ट्रेजेडी, ठीक है, तो स्पेनिश ट्रेजेडी को रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है, और ये वर्क किसका है, थॉमस किड का है, किसका है, थॉमस किड का वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये, आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लियर हुआ। ये 1589 में लगभग लिखा गया है, ध्यान रखेंगे, स्पेनिश ट्रेजेडी।
और इतना बात आपको कंप्लीट हुई। अब आगे बात करते हैं जॉर्ज पील। जॉर्ज पील की बात करें तो ये इनका वर्क है इंपॉर्टेंट, द ओल्ड वाइफ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ओल्ड वाइफ इनका इंपॉर्टेंट